हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे रिवाइज्ड एफडीआई पॉलिसी 2020। 18 अप्रैल 2020 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नई फॉरेन पॉलिसी नई एफडीआई पॉलिसी लेके आई और उस एफडीआई पॉलिसी के पीछे का रीजन क्या है, उसका पॉजिटिव नेगेटिव इम्पैक्ट क्या होगा, इस लेक्चर के अंदर हम देखेंगे। फर्स्ट इसका आउटलाइन, रिवाइज्ड एफडीआई पॉलिसी क्या है, रीजन क्या है वो लाने के पीछे, उसका पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट क्या होगा। चाइनीज पॉलिटिकल फ्रंट, इकोनॉमिक फ्रंट, मिलिट्री फ्रंट पे अभी काफी ज्यादा अग्रेसिव है। रीजन क्या है कि चाइनीज इतने ज्यादा अग्रेसिव हैं। इंडिया और चाइना का प्रेजेंट ट्रेड अभी कहां लाई कर रहा है, इंडिया और चाइना के बीच में स्टैंड ऑफ क्या है, स्टैंड ऑफ मतलब डिस्प्यूट क्या है दोनों के बीच में, एंड मेरा व्यू पॉइंट क्या है इस पूरे टॉपिक के ऊपर। रिवाइज्ड एफडीआई पॉलिसी क्या है। 18 अप्रैल 2020 को डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इस डिपार्टमेंट का मैंडेट है इंडिया में एफडीआई पॉलिसी लेके आना। वो एफडीआई पॉलिसी को टाइम टू टाइम अनवील करता है। अब एफडीआई क्या होता है, से मेरी एक कंपनी है, मुझे अपने कंपनी को एक्सपांड करना है या नया कंपनी सेटअप करना है, उसके लिए मुझे पैसा चाहिए। तो मैं डोमेस्टिक सोर्स से पैसा इकट्ठा करता हूं, बट डोमेस्टिक सोर्स के पास पैसा ही नहीं है। मैं इंडिया में हूं और इंडिया के दूसरे इन्वेस्टर से मैं पैसा ले रहा हूं, बट उनके पास तो पैसा ही नहीं है। अब मैं किसी रिच कंट्री के पास जाऊंगा, ब्रिटेन, यूएस, जापान, और वहां से पैसा लूंगा। सो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कंपनी को एक्सपांड करने के लिए अगर पैसा चाहिए या नया कंपनी सेटअप करने के लिए पैसा चाहिए तो उसके लिए वो इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो एफडीआई का फुल फॉर्म है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। उसका फायदा क्या है, अगर इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो उसके पोर्टफोलियो को डाइवर्स करता है। से एग्जांपल लेते हैं, ए एक इन्वेस्टर है, वो इन्वेस्ट करता है रियल स्टेट में, वो इन्वेस्ट करता है आईटी कंपनी में, वो इन्वेस्ट करता है बैंकिंग इंडस्ट्री में। से बिकॉज ऑफ एनी रीजन आईटी इंडस्ट्री में स्लो डाउन आ गया, तो रियल स्टेट से वो पैसा कमा सकता है, बैंक से पैसा कमा सकता है। तो इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट उसको अपॉर्चुनिटी देता है, वो अपने पोर्टफोलियो को, अपने ब्रांचेस को डाइवर्सिफाई कर पाएगा। सेकेंड, मुझे अपने कंपनी को स्टार्ट करना है, मुझे अपने कंपनी को एक्सपांड करना है, तो उसके लिए एक स्टेबल लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ मनी आ जाता है जिसके थ्रू मैं अपने कंपनी को एक्सपांड कर पाऊंगा। डेवलपिंग कंट्री जब डेवलपिंग स्टेज में होती है, या कोई भी कंट्री जब डेवलपिंग स्टेज में होती है, तो सबसे बड़ा उसके पास प्रॉब्लम होता है रिसोर्सेज का। उसके पास सेल्फ सस्टेनेबल रिसोर्सेज नहीं होता, इसलिए वो दूसरे कंट्री पे डिपेंड करता है। तो इस रिसोर्सेज को यूज करके हम अपने आप को डेवलप कर सकते हैं। एफडीआई सेम ऐसा है, जैसे आपने 12th पास किया और उसके बाद जब आप जॉब करने जा रहे हो, उससे आपको 10,000 का जॉब मिल रहा है, तो आपने कहा कि नहीं मुझे ये नहीं करना, ये तो ठीक नहीं है। आपने बैंक से लोन लिया, से 4 लाख रुपीस का लोन लिया, और आपने किसी कॉलेज में एडमिशन ले लिया। उसके बाद उसने आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और उसके बाद आपको 50,000 का जॉब मिल रहा है। तो यहाँ पे देखो कि कॉलेज करने के बाद आपका सैलरी इंक्रीज हो गया, पहले आपको 10,000 का मिल रहा था, 50,000 का मिला। बैंक से जो आपने लोन लिया है 4 लाख का, इंटरेस्ट के साथ आपको 6 लाख पे करना पड़ेगा। 2 लाख आप एक्स्ट्रा दे रहे हो, लेकिन फिर भी आप माइंड नहीं करोगे क्योंकि वो 2 लाख आप एक्स्ट्रा दे रहे हो, बट आपका भी तो डेवलपमेंट हुआ, 10,000 से 50,000 तक का आपका सैलरी इंक्रीज हुआ। तो एफडीआई वैसा ही होता है। से 100 करोड़ का कोई इन्वेस्टमेंट इंडिया में करता है, हमें क्या करना चाहिए, उस पैसे को इतनी बार मल्टीप्लाई करना चाहिए ताकि हम उसका 100 करोड़ का 200 करोड़ बना दें, और जो इंडिया से प्रॉफिट लेके जा रहा है इन्वेस्टर, वो 120 करोड़ ही हो। सो एफडीआई का ये फायदा होता है। एफडीआई जब कोई कंट्री इन्वेस्ट करता है या इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है, तो वो टेक्नोलॉजी को भी लेके आता है डेवलपिंग कंट्री में। सो एफडीआई जस्ट मनी नहीं लेके आता, वो बेटर मैनेजरल प्रैक्टिस भी लेके आता है, क्योंकि इन्वेस्टर जब पैसा इन्वेस्ट करेगा तो वो ये सोचेगा कि कंपनी अच्छे से मैनेज भी हो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो और उसका पैसा ना डूबे। वो अच्छे से टेक्नोलॉजी को भी लेके आएगा। तो ये पॉजिटिव पार्ट है एफडीआई का। इसका नेगेटिव पार्ट क्या है, अगर कोई डिफेंस इंडस्ट्री है, स्पेस इंडस्ट्री है, कोई स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है, वहां पे कोई फॉरेन इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है, तो कंट्री के सीक्रेट उसके पास चले जाएंगे और ये कंट्री के लिए नेगेटिवली वर्क करेगा। इन्वेस्टर जब इन्वेस्ट करता है तो उसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट, और चाहे वो प्रॉफिट कैसे भी कमाया हो,
इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचा के या फिर सोसाइटी में इनइक्वालिटी लाके कैसे भी प्रॉफिट कमाया हो, बट उसको तो प्रॉफिट से लेना देना है, तो ये कभी कभी अनएथिकल भी हो जाता है और लोकल मार्केट को डिसरप्ट कर देता है। जैसे इंडिया में फॉरेन इन्वेस्टमेंट होगा जिसके वजह से इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स इंक्रीज होंगे मार्केट में और हमारे जो क्राफ्ट्समैन हैं उनको नुकसान होगा, तो ये तो अनएथिकल हो गया, वो बेचारे कहाँ जाएंगे। तो ये एक कॉन्स होता है। तो एफडीआई का प्रोज है, कॉन्स है, तो इसको अगर बेटर वे में रेगुलेट करें तो कंट्री को फायदा होगा, लेकिन अगर अनरेगुलेटेड है तो यस, कंट्री को ये नुकसान भी कर सकता है। अब रिवाइज एफडीआई पॉलिसी क्या है? इसमें गवर्नमेंट ने ऐसा कहा कि जो हमारे लैंड नेबर हैं, तो 7 कंट्री इंडिया के लैंड नेबर है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश एंड म्यांमार, जिसको मैंने सर्कल किया है। ये पॉलिसी ऐसे है कि जो हमारे लैंड नेबर हैं वहां से अगर कोई इन्वेस्टमेंट इंडिया में आता है तो उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रायर अप्रूवल लेना पड़ेगा, विच मीन्स से ये इन्वेस्टमेंट है। अगर लैंड नेबर इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं तो उनको प्रायर अप्रूवल लेना पड़ेगा कि मैं इसमें इन्वेस्ट करूं या ना करूं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जब अप्रूवल देगा तभी वो इन्वेस्ट कर पाएंगे। ये पॉलिसी पाकिस्तान एंड बांग्लादेश के लिए पहले था ही, लेकिन अब इसके अंदर चाइना भी ऐड हो गया, क्योंकि अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार, इनसे बहुत कम इन्वेस्टमेंट इंडिया में होता है। से बांग्लादेश से अगर इन्वेस्टमेंट देखें तो अराउंड 50-60 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होता होगा। तो पाकिस्तान, बांग्लादेश के लिए पहले से ये पॉलिसी था, अब इसमें चाइना भी ऐड हो गया और कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि ये चाइना को टारगेट करने के लिए किया गया है। तो जो लैंड नेबर है गवर्नमेंट रूट के थ्रू उनको इंडिया में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, गवर्नमेंट का प्रायर अप्रूवल लेना पड़ेगा। से चाइना फ्लिपकार्ट में इन्वेस्ट करता है तो भी उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का परमिशन लेना पड़ेगा। फ्लिपकार्ट अपना ओनरशिप किसी चाइनीज कंपनी को ट्रांसफर कर रहा है तो भी उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अप्रूवल लेना पड़ेगा। तो ओनरशिप का ट्रांसफर हो रहा है तभी भी अप्रूवल लेना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट भी लेना पड़ेगा, और ये हर एक इन्वेस्टमेंट के लिए एप्लीकेबल है। कोई नया प्रोजेक्ट है जिसको ग्रीन फील्ड कहते हैं, कोई एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है जिसको ब्राउन फील्ड कहते हैं, दोनों के लिए। लिस्टेड कंपनी है स्टॉक एक्सचेंज में तो भी, अनलिस्टेड कंपनी है तो भी। तो हर एक टाइप का इन्वेस्टमेंट या ओनरशिप का ट्रांसफर करना हो तो गवर्नमेंट रूट के थ्रू ही जाएगा, विच मीन्स प्रायर गवर्नमेंट अप्रूवल। अदर कंट्री के लिए क्या है, वो डायरेक्टली इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर लेंगे और करने के बाद उनको आरबीआई को बताना पड़ेगा। से अमेरिका लैंड नेबर नहीं है हमारा, या यूएई हमारा लैंड नेबर नहीं है, वो इंडिया में इन्वेस्टमेंट करेगा, इन्वेस्टमेंट करने के बाद आरबीआई को बताएगा कि मैंने ये इन्वेस्टमेंट किया। तो वो जस्ट अप्रूवल नहीं है, जस्ट एक इन्फॉर्मेशन है कि हम आपको इन्फॉर्म कर रहे हैं कि हमने आपके कंट्री में इन्वेस्ट किया है। तो अदर कंट्री के लिए ऑटोमेटिक रूट है, they only have to inform RBI after transition rather than asking for prior permission from relevant government department. So revised FDI policy के अंदर लैंड नेबर को गवर्नमेंट रूट की तरह थ्रू इंडिया में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। रीजन क्या है ये पॉलिसी लाने के पीछे? 12 अप्रैल 2020 को पीपल बैंक ऑफ चाइना उसने HDFC बैंक में अपना स्टेक इंक्रीज किया 1.01%। ऑलरेडी उसका स्टेक था 0.8%, उसको इंक्रीज करके 1.01% तक लेके गया। इसके बाद बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थियरी आई, उसमें से एक कॉन्स्पिरेसी थियरी ये था कि कोविड-19 की वजह से बहुत सारी जो ग्लोबल कंपनीज है उनका वैल्यू डाउन हो रहा है या उनके पास कैश क्रंच है, तो चाइना फायदा उठा रहा है इसका और वो कंपनी जो डिस्ट्रेस सेल कर रही है और उसको चाइना खरीद रहा है और धीरे धीरे कंट्री के अंदर वो पेनिट्रेट करेगा। तो ऐसा एक थिंकिंग वर्ल्ड ओवर प्रिवेल करता है। जर्मनी भी ऐसा पॉलिसी लेके आई, इटली भी पॉलिसी लेके आई, यूरोपियन यूनियन लेके आया, स्पेन लेके आया, ऑस्ट्रेलिया लेके आया। तो बहुत सारे कंट्री अभी चाइना को लेके स्केप्टिकल हैं। उनका ऐसा कहना है कि एक तो कोविड-19 उसको स्प्रेड करने में, उसके इंफॉर्मेशन को छुपाने में चाइना का मेजर रोल है, और जब इसकी वजह से नेगेटिव इफेक्ट हो रहा है वर्ल्ड के इकोनॉमी में तो चाइना कंपनीज को खरीद रहा है। तो ये 12 अप्रैल 2020 को पीपल बैंक ऑफ चाइना ने जब HDFC बैंक को खरीदा तो इंडिया के अंदर भी ये थिंकिंग इमर्ज होता है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो रिवाइज एफडीआई पॉलिसी लेके आए उसके अंदर उन्होंने एक लाइन कहा था कि ये पॉलिसी को रिवाइज करने के पीछे का रीजन है
curbing opportunistic takeover and acquisition of Indian company due to current COVID-19 pandemic। इसकी वजह से इंडियन कंपनी को कोई ना खरीदे। अभी अगर हम देखते हैं तो चाइना का इन्वेस्टमेंट इंडिया में काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है। एक स्टेटिस्टिक्स है जो आगे मैं आपको बताऊंगा। 2014 में चाइना का इन्वेस्टमेंट जितना इंडिया में था, अभी उसका 20 टाइम ज़्यादा इंडिया में इन्वेस्टमेंट है। सो बहुत ही रैपिड रेट से चाइना का इन्वेस्टमेंट इंडियन कंपनीज में इंक्रीज हो रहा है। पहले ये इन्वेस्टमेंट स्टेट ड्रिवन था, चाइना की जो गवर्नमेंट कंपनी थी इंडिया में इन्वेस्ट करती थी। अब ये मार्केट ड्रिवन हो गया, चाइना की प्राइवेट कंपनीज जो है वो इंडिया में और वर्ल्ड के दूसरे डेवलप एंड डेवलपिंग कंट्री में इन्वेस्ट कर रही है। कुछ फैक्ट, चाइना का इंडिया में इन्वेस्टमेंट कितना है। 2014 में चाइना का इन्वेस्टमेंट इंडिया में $1.6 बिलियन था। वो इंक्रीज होके 2017 में $8 बिलियन हो जाता है एंड 2020 में वो इंक्रीज होके 26 बिलियन हो जाता है। तो जस्ट इमेजिन अप्रोक्सीमेटली 18 टाइम्स इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो रहा है इन जस्ट 6 ईयर। चाइना का इन्वेस्टमेंट सारे सेक्टर में है, इंफ्रास्ट्रक्चर में, कंज्यूमर गुड में, एनर्जी, रियल एस्टेट, ऑटोमोबाइल में। सो उसका पोर्टफोलियो बहुत ज़्यादा डाइवर्स है। जिस स्टार्टअप कंपनी का मार्केट वैल्यू $1 बिलियन से ज़्यादा होता है उसको यूनिकॉर्न कहते हैं। इंडिया में ऐसे 23 यूनिकॉर्न है और उस 23 में से 18 यूनिकॉर्न में चाइना का इन्वेस्टमेंट है। कोई अगर सिग्निफिकेंट में कंपनी कहूँ तो स्नैपडील, ओला, स्विगी, पेटीएम, फ्लिपकार्ट, बिग बास्केट, जोमैटो एटसेट्रा। सो आउट ऑफ 23 यूनिकॉर्न कंपनी which has a market valuation of more than 1 billion, चाइना का 18 कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट है। चाइनीज मोबाइल कंपनी लाइक Xiaomi, जिसको रेडमी कहते हैं, ओप्पो, वीवो, हुआई इंडिया में टॉप सेलिंग ब्रांड है। तो वो इंडिया के मार्केट को भी कैप्चर कर रहा है, इंडिया में इन्वेस्टमेंट करके इंडिया के कंपनीज को भी खरीद रहा है। तो ये चाइना का इन्वेस्टमेंट स्टेटस है प्रेजेंटली इन 2020। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये पॉलिसी लेके आई, उसका इफेक्ट क्या होगा। तो पॉजिटिव इफेक्ट भी है, नेगेटिव इफेक्ट भी है। पॉजिटिव इफेक्ट ये है, ये इंडिया को चाइना के इकोनॉमिक कोलोनाइजेशन से बचाएगा। चाइना अभी क्या कर रहा है कि कंट्रीज के अंदर इन्वेस्ट कर रहा है या कंट्री को डेब्ट कर रहा है और उसको इकोनॉमिकली डिपेंडेंट बना रहा है अपने ऊपर। तो ये एक इकोनॉमिक कोलोनाइजेशन है। ऐसा कहा जाता है कि अभी आपको अगर किसी कंट्री को कंट्रोल करना है तो आपको मिलिट्री लेके जाने की जरूरत नहीं है, आप उसको इकोनॉमिकली अपने ऊपर डिपेंडेंट बना दो, वो कंट्री अपने आप आपका कॉलोनी हो जाएगा या आपका स्लेव हो जाएगा। स्लेव काफी हार्श वर्ड है, मुझे नहीं यूज करना चाहिए, बट इट इज ऑन द सेम लाइन। तो चाइना इकोनॉमिक कोलोनाइजेशन कर रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एफडीआई को ब्लॉक किया, तो ये इंडिया को सेव करेगा। इससे इंडिया चाइना को प्रेशराइज करेगा अपने एजेंडा को अचीव करने के लिए। जैसे हमें पता है चाइना पाकिस्तान के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है, चाइना पाकिस्तान को फंड कर रहा है, चाइना पाकिस्तान को न्यूक्लियर प्रोग्राम में हेल्प कर रहा है। तो अगर हम चाइना के अगेंस्ट टफ स्टैंड रखेंगे देन उस केस में वो पाकिस्तान को प्रेशराइज करेगा और हम कहेंगे कि आप देखो चाइना के साथ फ्रेंडली रिलेशन रखते हो तो हम आपके साथ ठीक रिलेशन नहीं रखेंगे। अभी इंडिया और चाइना के बीच में ट्रेड को देखें, हम चाइना से ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं कंपेयर टू एक्सपोर्ट, तो इसको ट्रेड डेफिसिट कहते हैं। तो हम अपने ट्रेड डेफिसिट को ब्रीच कर पाएंगे। हम चाइना को कहेंगे कि हम आपसे से $100 बिलियन का इंपोर्ट कर रहे हैं, तो आप भी हमसे इतना ही एक्सपोर्ट करो ताकि हमारा ट्रेड का बैलेंस हो पाए। ट्रेड उस टर्म्स एंड कंडीशन पे होना चाहिए कि दोनों को फायदा हो, सिर्फ आपको फायदा होगा तो ये तो नहीं चलेगा। हम ऐसा करके चाइना को इकोनॉमिकली वर्ल्ड में आइसोलेट कर सकते हैं और वर्ल्ड की दूसरी कंट्री को कन्विंस कर सकते हैं कि देखो चाइना कोविड-19 को स्प्रेड करने में या चाइना का इकोनॉमिक पॉलिसी कंडीसिव नहीं है, वो दूसरे कंट्री के वीकनेस का फायदा उठाता है। तो आप एक काम करो, अपना मैन्युफैक्चरिंग बेस इंडिया में एस्टैब्लिश कर दो, शिफ्ट कर दो। हम ब्रिटेन को, फ्रांस को, स्पेन को, इटली को, यूएस को हम उसको कन्विंस कर सकते हैं और ऐसा करके हम चाइना से अकाउंटेबिलिटी होल्ड कर सकते हैं।
अभी चाइना का पोजीशन ऐसा है कि उसको लगता है कि कोई भी उससे पूछने वाला नहीं है, उसको जो करना है वो कर सकता है, तो हम अकाउंटेबिलिटी चाइना से होल्ड कर सकते हैं। इसका नेगेटिव इम्पैक्ट क्या होगा? कोविड 19 की वजह से बहुत सारी इंडियन कंपनी है लॉस में जा रही है, तो उनके पास कैश की कमी हो गई। तो और तब हम एफडीआई पॉलिसी को अगर स्ट्रिक्ट कर देंगे तो कैश का अवेलेबिलिटी नहीं रहेगा और वो कंपनी के ग्रोथ में एंड इवन सर्वाइवल में इफेक्ट आएगा। तो नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ फंड का पहला प्रॉब्लम है। सपोज करो कोई चाइनीज कंपनी है, किसी इंडियन कंपनी को उसको एक्वायर करना है, इवन वो कंपेटिटिव है, लाइक एक ब्रिटेन की कंपनी है, वो इंडियन कंपनी को $100 बिलियन ऑफर कर रही है। चाइनीज कंपनी है, वो $120 बिलियन ऑफर कर रही है। तो हमने तो चाइना को ब्लॉक कर दिया, हमने कहा कि सॉरी यू कैन नॉट इन्वेस्ट इन इंडिया, आप इंडिया की कंपनी को एक्वायर नहीं कर पाएंगे। तो अब ब्रिटेन की कोई कंपनी इंडियन कंपनी को एक्वायर करेगी $100 बिलियन, ये तो कंपेटिटिव है नहीं। तो कंप्लीट ब्लॉक करना या ब्लैंकेट बैन लगाना ये ठीक नहीं है, हमें कंडीशन प्रॉपर रखना चाहिए। कोई भी चीज कंप्लीट व्हाइट एंड ब्लैक में नहीं होता, वो ग्रे में होता है। दूसरा, जैसे एक कंपनी ए है, वो एक वेंचर कैपिटल फंड है, वो अभी चाइनीस उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं और वो हांगकांग में रजिस्टर है और वो अब इंडिया में इन्वेस्ट करती है। तो आप इसको कैसे काउंट करोगे, क्या ये चाइनीज कंपनी है, क्या ये हांगकांग की कंपनी है? तो बहुत सारे जो वेंचर कैपिटल फंड है, या तो वो यूएस में लिस्टेड हैं, या तो हांगकांग के स्टॉक एक्सचेंज में है, या तो किसी ऑफशोर टैक्स हेवन में है, लाइक सिंगापुर में, लग्जमबर्ग में, स्विट्जरलैंड में लोकेटेड हैं। तो रेसिडेंस डिटरमाइन करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है यहाँ पे। चाइना अभी बहुत एग्रेसिव है मिलिट्रली, पॉलिटिकली एंड इकोनॉमिकली। तो चाइना के इस एग्रेसिवनेस के पीछे का रीजन क्या है? पहला रीजन है इजी मनी एंड स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल सपोर्ट। चाइनीज गवर्नमेंट अपनी कंपनीज को सपोर्ट करती है ताकि आप जाओ दूसरे कंट्री में इन्वेस्ट करो, वहां की कंपनी को खरीद लो। तो गवर्नमेंट का उनको सपोर्ट है और चाइना के अभी जो लीडर हैं जी जिनपिंग, वो काफी स्ट्रॉन्ग लीडर है अभी यहाँ पे। तो इजी मनी एंड स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल सपोर्ट। चाइना के पास एक्सेसिव फॉरेक्स रिजर्व है, ये एक फॉरेक्स रिजर्व का चार्ट है। चाइना के पास 3 to 3.4 बिलियन फॉरेक्स रिजर्व है। फॉरेक्स रिजर्व गोल्ड में होता है, डॉलर में होता है, आईएमएफ का एसटीआर है, पाउंड में, यूरो में होता है। सो फॉरेन करेंसी, गोल्ड और एसटीआर। तो चाइना के पास 3.234 है, चाइना फर्स्ट है। सेकंड जापान है जिसके पास 1.342 है, मींस चाइना का 1/3। तो इतना चाइना के पास फॉरेक्स रिजर्व है, ह्यूज वॉल्यूम, तो वो तो इन्वेस्ट करेगा। मेरे गांव में ऐसा कहा जाता है कि जब आपके पॉकेट में बहुत सारा पैसा है तभी आपका दिमाग चलता है। तो इतना पैसा चाइना के पॉकेट में है तभी तो उसका दिमाग चल रहा है और दूसरी जगह जाके वो कंपनी को खरीद रहा है। चाइना के पास 2 न्यूक्लियर पावर क्लाइंट स्टेट है, नॉर्थ कोरिया, पाकिस्तान। जो चाइना कहता है उसके हिसाब से वो वर्क करते हैं। सपोज कोई कंट्री चाइना के लाइन को कंप्लाई नहीं कर रहा है, नॉर्थ कोरिया, पाकिस्तान को वो यूज करते हैं मिसचीफ के लिए या ट्रबल क्रिएट करने के लिए। एंड अभी हम मल्टीपोलर वर्ल्ड में है, कोई भी स्ट्रॉन्ग पावर नहीं है। ये चाइना का एम्बिशन है कि वर्ल्ड में ऐसे स्ट्रॉन्ग पावर की तरह इमर्ज हो पाए। ऐसा कहा जाता है कि नियर फ्यूचर में चाइना वर्ल्ड को रूल करने वाला ही है, बट चाइना का राइज कैसे होगा वो डिटरमाइन करेगा वर्ल्ड का ऑर्डर। अगर चाइना का राइज बहुत अग्रेसिव है तो वो वर्ल्ड के ऑर्डर को डिस्टर्ब करेगा, चाइना का राइज अगर पीसफुल है तो वो वर्ल्ड में डेवलपमेंट लेके आएगा। तो अब देखना है चाइना का राइज कैसा है। तो मल्टीपोलर वर्ल्ड में कोई भी स्ट्रॉन्ग पावर नहीं है, तो चाइना अपने लिए जगह बना रहा है वर्ल्ड में एंड एशिया में। इंडिया चाइना का ट्रेड अभी कहाँ पे स्टैंड कर रहा है? चाइना से चीप इंपोर्ट इंडिया में आ रहा है, जिसके वजह से इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर सफर कर रहा है। से चाइना का कोई प्रोडक्ट है वो इंडिया में एंटर हो रहा है और ये प्रोडक्ट है 10 रुपीज़ का, इंडियन प्रोडक्ट है 20 रुपीज़ का। तो कंज्यूमर है वो इंडियन प्रोडक्ट क्यों परचेज करेगा? क्योंकि ये तो प्राइस वाइज कंपेटिटिव नहीं है और डेवलपिंग कंट्री के अंदर या मिडिल इनकम कंट्री के अंदर वो बहुत ज़्यादा प्राइस सेंसिटिव होता है। तो चाइनीज प्रोडक्ट प्राइस वाइज सेंसिटिव है और कहीं कहीं पे वो क्वालिटी वाइज भी सेंसिटिव है। तो
चीप इंपोर्ट इंडियन मार्केट को फ्लड कर रहा है। कभी कभी वो सब स्टैंडर्ड क्वालिटी का भी होता है तो उसको डंपिंग कहते हैं। तो चाइना चीप प्रोडक्ट को इंडियन मार्केट में डंप कर रहा है। जैसे अभी चाइना से 6.5 पीपीई किट एंड रैपिड टेस्टिंग किट आया था कोरोना वायरस के लिए, उसमें भी इंडियन गवर्नमेंट ने 20 to 30% रिटर्न कर दिया। उसने कहा कि ये क्वालिटी को मैच नहीं करता है। तो देखो, मेडिकल इक्विपमेंट में चाइना जब ये घोटाला कर सकता है तो फिर बाकी सब में तो आराम से कर ही सकता है। तो एक तो डंपिंग है और दूसरा ट्रेड सरप्लस है। चाइना से हम इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं, एक्सपोर्ट कम करते हैं, तो यहाँ पे चाइना को फ़ायदा हो रहा है। चाइना पेनिट्रेट कर रहा है इंडिया के टेलीकॉम मार्केट पे, इंडिया के डिजिटल मार्केट में, कंज्यूमर गुड जिसको वाइट गुड कहते हैं, मोबाइल, एयर कंडीशनर, टीवी, वहाँ पे चाइना, लैपटॉप चाइना डोमिनेट कर रहा है। चाइना ग्लोबल कंपटीशन को अंडरमाइन कर रहा है। चीप प्रोडक्ट डेवलप कंट्री में फ्लड कर रहा है और उसकी वजह से वहाँ के लोकल मार्केट डिसरप्ट हो रहे हैं। और बहुत सारे WTO के रूल्स एंड रेगुलेशन को चाइना मानता भी नहीं है, उसको इजीली ब्रेक करता है, इजीली फ्लाउट करता है। वर्ल्ड का भी डिजिटल ग्लोबलाइजेशन हो रहा है। जैसे 5G टेक्नोलॉजी है तो यूरोप की बहुत सारी कंट्री, ऑस्ट्रेलिया के अंदर, न्यूजीलैंड के अंदर चाइनीज कंपनी, उनको कॉन्ट्रैक्ट मिला है कि 5G के थ्रू कंट्रीज को कनेक्ट करने का। इंडिया एंड चाइना के बीच में स्टैंड ऑफ क्या है? चाइना का एक बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। इसका दो ब्रांच है, एक लैंड कॉन्टिनेंट का ब्रांच है, दूसरा वाटर ओशन का ब्रांच है। इसके थ्रू चाइना, ये जो रेड कलर में मेंशन है यहाँ पे रूट, ये कॉन्टिनेंट का ब्रांच है जिसके थ्रू चाइना सेंट्रल एशिया, ईस्टर्न यूरोप एंड वेस्टर्न यूरोप को कनेक्ट करना चाहता है। एंड ब्लू कलर से जो मेंशन है वो उसका वाटर और मेरीटाइम रूट है जिसके थ्रू चाइना ईस्ट एशिया, साउथ एशिया, वेस्ट एशिया को कनेक्ट करना चाहता है। तो इंडिया ने कहा कि नहीं, हम इस प्रोजेक्ट को अपोज करते हैं, बिकॉज ये सिर्फ एक इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोनॉमिक प्रोजेक्ट नहीं है, ये एक डिफेंस भी प्रोजेक्ट है और चाइना का हिडन एजेंडा भी है यहाँ पे। तो इंडिया इसको अपोज करता है। लास्ट ईयर इन 2019 एशियान कंट्री +6, एशियान साउथ ईस्ट एशियन कंट्री का एक एसोसिएशन है जिसका फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन +6 कंट्री, उनके बीच में एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का नेगोशिएशन हो रहा था और उस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का नाम था RCEP, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। इंडिया ने अपने आप को इससे एक्सक्यूज किया। उसने कहा कि जब तक चाइना के साथ ट्रेड सरप्लस का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता, हम इस नेगोशिएशन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। और भी इंडिया के दूसरे ऑब्जेक्शन थे। तो चाइना का दो एम्बिशियस प्रोजेक्ट जिसको इंडिया सपोर्ट नहीं करता या कैटेगोरिकली डिनाई कर रहा है, तो ये अभी प्रेजेंट स्टैंड ऑफ है। अब इस पूरे इशू को लेके मेरा व्यू पॉइंट क्या है? पहला ये है कि चाइना से जो प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट इंडिया में आ रहा है, जो इंडिया के अंदर वैल्यू क्रिएट कर रहा है, हमारे इंडस्ट्री को ग्रो करने में हेल्प कर रहा है, उसको अलाउ करना चाहिए, उसको वेलकम करना चाहिए, उसके लिए रेड कारपेट हमें बिछाना चाहिए। लेकिन उसके लिए कंडीशन ये होना चाहिए कि वो नेशनल सिक्योरिटी को हार्म ना करे, हमारे स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को हार्म ना करे, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट हमें हेल्प करेगा बाई 2030 $10 ट्रिलियन इकोनॉमी अचीव करने में। तो प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट शुड बी अलाउड विदाउट कॉजिंग हार्म टू नेशनल सिक्योरिटी। हमें ये सीखना पड़ेगा कि कैसे एग्रेसिव चाइना पोस्ट डोकलम में एक इंडिया चाइना के बीच में इशू था। सिक्किम के पास एक रीजन है जहां पे चाइनीज फोर्सेस आ गए थे और ये काफी पास में है चिकन नेक कॉरिडोर जो मेनलैंड इंडिया को नॉर्थ ईस्ट से कनेक्ट करता है। तो एग्रेसिव चाइना के साथ एंड रिसोर्सफुल चाइना के साथ, ये वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है, इसके साथ हम कैसे डील करें ये हमें सीखना पड़ेगा। चाइनीज एम्बिशन एंड चाइनीज मनी, इन दोनों को हमें बैलेंस करना पड़ेगा। चाइना के पास पैसा है, चाइना के पास मिलिट्री है, चाइना के पास टेक्नोलॉजी है, तो ये उसका एम है, एम्बिशन है, ताकि वर्ल्ड में अपने लिए एक जगह बना पाए। बट इस एम्बिशन को हमें इस तरीके से काउंटर करना है कि हम चाइना से पैसा भी ले लें और चाइना के एम्बिशन को भी इंडिया के एंटी ना जाने दें। हमें एक प्रैग्मेटिक पॉलिसी बनाना पड़ेगा डेटा लोकलाइजेशन लाइक
इंडिया में से माइक्रोसॉफ्ट वर्क कर रही है या फेसबुक वर्क कर रही है, जो डेटा कलेक्ट कर रही है वो डेटा कहाँ पे स्टोर कर रही है? क्या वो अमेरिका में स्टोर कर रही है जो उसका ओरिजिन कंट्री है, या फिर इंडिया में स्टोर कर रही है? तो डेटा लोकलाइजेशन, मर्जर एंड इक्वाइजेशन, इसके लिए हमें एक प्रैग्मेटिक पॉलिसी बनाना पड़ेगा कि हमें भी फायदा हो, इन्वेस्टर को भी फायदा हो, और ये कोई ग्लोबल रूल्स एंड नॉर्म्स को वॉयलेट भी ना करे। हमें एक रेसिप्रोकल पॉलिसी नहीं लेके आना पड़ेगा कि चाइना ने ये किया तो हम भी ये करेंगे, और बदले की भावना से काम नहीं करना चाहिए। एक मैच्योर कंट्री की तरह हमें बिहेव करना चाहिए, एंड एक गेटेड ग्लोबलाइजेशन में हमें नहीं जाना चाहिए। जैसे चाइना ने अभी क्या किया, इंडियन कंपनी को खरीद लिया, तो हम कहेंगे कि नहीं नहीं ये तो बहुत गलत है, कैसे चाइना ने HDFC कंपनी को खरीद लिया, क्योंकि HDFC कंपनी लॉस में चल रहा था और उसका मार्केट वैल्यू डाउन हुआ, चाइना ने खरीद लिया। बट ऐसा टाटा ने भी तो खरीदा था, ब्रिटेन की जगुआर लैंड रोवर कंपनी है, उसको टाटा ने भी खरीदा था। तो अगर हम चाइना के साथ ऐसा करेंगे तो मे बी दूसरी कंट्री भी हमारे साथ ऐसा करेगी। हमें क्या करना चाहिए, हमारे इकोनॉमिक इंटरेस्ट, हमारे स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट, इसको बैलेंस करना चाहिए और ओपन ग्लोबलाइजेशन की तरफ मूव करना चाहिए, और हमें अपनी कंपनी को हेल्प करें कि ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करें, और ताकि इंडिया में एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का टैक्सेशन इंक्रीज हो। सो ओपन ग्लोबलाइजेशन बट हैविंग चेक ऑन चाइना। तो ये पूरा न्यू FDI पॉलिसी एंड उसका इम्पैक्ट क्या होगा, उसका फॉल आउट क्या है, इसको हमने डिस्कस किया। तो इस टॉपिक को हम यहीं पे कंक्लूड करते हैं। इस टॉपिक रिलेटेड कुछ भी आपको डाउट है, सजेशन है, आप कमेंट बॉक्स में लिख के हमें बता सकते हैं, हम उसको ट्राई करेंगे इनकॉर्पोरेट करने का। अभी के लिए हम इसको कंक्लूड करते हैं। थैंक यू एंड गुड डे।